हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसका नाम है BSOC 133। ये हिंदी मीडियम है। इससे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम की भी जो वीडियो थी अपलोड कर दी थी और मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड कर रखी हैं, तो आपके अगर वो सब सब्जेक्ट हैं तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ आपको क्वेश्चन आंसर। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, मैं वीडियो में एक ही पीडीएफ की वीडियो बना रही हूँ, तो एक पीडीएफ के करने से आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। कम से कम इन सब जो सब्जेक्ट है मेरे पास इनकी 3 पीडीएफ है, तो आपको वो तीनों ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप एक पीडीएफ के बस भरोसे जाएंगे या फिर एक वीडियो को देख के ओनली चल जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप या तो फिर तीनों वीडियो अगर मैं बनाऊं तो वो देखना या फिर तीनों पीडीएफ करके जाना। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु क्या है। तो देखिए पहले तो ये द्वंद्वात्मक जो है ये दृष्टिकोण दिया किसने, मार्क्स ने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स आपको पता होगा, एक फिलोसोफर हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि द्वंद्वात्मक होता क्या है। ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसे वर्ड है जिसमें कि मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को बिना लड़ाई झगड़े के रखना। ठीक है, बिना संघर्ष के, बिना किसी चीज़ के अपनी बातों को किसी के आगे रखना, या फिर अपनी जब कोई बातचीत होती, किसी मुद्दा होता है तो उस पर बिना लड़ाई झगड़े करें आप अपनी बातों को बोलते हैं, तो द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण होता है। तो कार्ल मार्क्स में इसके अंदर अलग अलग बातें रखी हैं। देखिए कार्ल मार्क्स जो है हिगली के द्वारा अपने ही मतलब कि जो द्वंद्ववाद है इसके सिद्धांत पे बनाया गया है। मतलब जो कार्ल मार्क्स हैं वो हिगल जो है उन्हों के ऊपर, मतलब कि उन्हों के सिद्धांत पे अपने सिद्धांत को बताया उन्होंने। ठीक है, वो उन्हों को मतलब कि प्रेरित थे उनसे, ऐसे समझ लीजिए हिगली से, हिगल जो थे। फिर कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूरा जो संसार है इसमें द्वंद्वात्मक रूप से ही रहना चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए हमारे को। बट हिगल बताते हैं कि जो हमारा विचार है उसमें हमारे जो विचार होते हैं इसमें ना पहले से ही संघर्ष चलता रहता है, फिर उन विचारों को हम प्रकट करते हैं अपने थ्रू। और ऐसा होता क्या है, ये प्रकृति के कारण होते हैं, क्योंकि पदार्थ, प्रकृति, इन सब के कारण होते हैं, या फिर कोई बात हमें बुरी लगती है जो भी, तो हम इस सब चीज़ों पे बहुत सोचने लग जाते हैं और फिर इसी बारे में। बट ये कहते हैं अगर हम द्वंद्वात्मक रहें, युद्ध ना करें या फिर मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें, तो हम अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। और देखिए भौतिकतावाद अगर आए क्वेश्चन में तो यही आपको लिख के आना। भौतिकतावाद और जो द्वंद्वात्मक है दोनों सेम है और ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पोस्ट करके ही पढ़ सकते हैं। फिर हिगल द्वारा जो उन्होंने बताया द्वंद्व की इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने बोला विचार को स्पष्ट करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, अपने विचार को आप स्पष्ट कर सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े या फिर द्वंद्व के, बिना किसी द्वंद्व के, मतलब ये है। ठीक है, और उसमें 3 उन्होंने बात बताई, एक वाद, प्रतिवाद और संवाद। मतलब कि पहले आप वाद विवाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर उस पर संवाद होता है, बातचीतें होती हैं। ठीक है, ये आपका द्वंद्वात्मक हो गया। और इसका भी और भी है आगे आंसर, तो उन्होंने नियम बताए हैं। ठीक है, ये सब इसमें चीज़ें हैं। फिर इसके बोले कि प्रमुख आधार क्या होते हैं कि इसके विरोधी तत्वों का अध्ययन करना। मतलब द्वंद्वात्मक में क्या होता है, इसके जो विरोधी तत्व होते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो होते हैं उस पर अध्ययन करते हैं द्वंद्वात्मक में। ठीक है, और विकास विरोधी तत्वों के बीच में संघर्ष परिणाम है। जो विकास होता है, विकास के विरोधी जो तत्व होते हैं, मतलब हमको किसी चीज़ का विकास करना, अपना ही विकास करना, तो हमारे विरोध में जो तत्व होंगे उसका संघर्ष जो होता है, हम जो भी संघर्ष सहन करते हैं उसका परिणाम होता है द्वंद्वात्मक। तो यहाँ पे यही है। बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, ये इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं अगर पूरा एक एक लाइन या सब कुछ आपको समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पीडीएफ जो है लेंथी है। यहाँ पे कुछ अर्थ भी बताए गए हैं कि मार्क्स के सिद्धांत को समझने के लिए द्वंद्व, भौतिक तथा वाद, तीनों शब्दों को अलग अलग समझना पड़ेगा। द्वंद्व से तात्पर्य होता है दो विरोधी पक्ष। ठीक है, द्वंद्व मतलब दो विरोधी पक्ष का संघर्ष, तो जिसको लड़ाई झगड़ा बोलते हैं द्वंद्व बोल सकते हैं। भौतिक का अर्थ होता है जड़ तत्व अथवा अचेतन तत्व, मतलब जड़ तत्व की मेन मुद्दा क्या है, मेन जड़ क्या है। वाद से तात्पर्य है सिद्धांत, विचार या
धारण करना, मतलब सिद्धांत, विचार या धारण, किसी विचार को धारण करना, किसी सिद्धांत को धारण करना, मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, मतलब द्वंद्व में, लड़ाई झगड़े में जड़ पे जाके बातचीत करना, ये आप समझ सकते हैं। द्वंद्वनात्मक इसको पूरा बोलते हैं, इसको ही भौतिकतावाद बोलते हैं। दोनों सेम है, क्वेश्चन कैसे भी आपका आ सकता है, भौतिकतावाद या द्वंद्वनात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप पोज करके पढ़ लेना। बाकी और क्वेश्चन में इसमें आपको, इसमें अभी ये देखिए लेंथी से है थोड़ा, तो आप इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको छोटा ही लिखना है। और मार्क्स का ये भी मानना है कि पूरा जो संसार एक पदार्थ पर ही आधारित है। पदार्थ जो भी हम पदार्थ क्या होता है, आप ऐसा मत समझ लेना कि आयरन या फिर लोहा वो ये पदार्थ हो गया, पत्थर, ये सब पदार्थ नहीं। पदार्थ मतलब पूरा जो प्राकृतिक है हमारी, ये एक पदार्थ पे ही पूरा है उस पर, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है कि स्वभाव पदार्थवादी हैं, सब कुछ जो है पदार्थवादी है। इसलिए विश्व में विभिन्न गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों को प्रतीक है, और इसमें विकास द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा होता है। देखिए बोले कि जो पदार्थ है पूरा ये विकसित होता रहता है, इसका विकास होता रहता है, तो इसलिए ये द्वंद्वात्मक है, ये एक द्वंद्वात्मक पद्धति है। तो आप इसको यहाँ से पोस्ट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों का नियम जो है उनके नाम लिखने हैं। देखिए है तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, बट अब इसके नियम बताने के, इसमें नियम क्या क्या हैं। तो भौतिकवाद द्वंद्वात्मक में जो नियम है, शिक्षा का विकास है, ठीक है। इनके नियमों को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नियम वस्तु और घटनाओं, एक वस्तु, देखिए इसमें नियम की जो बात हो रही है, बोले कि नियम जब तक रहता है किसी चीज़ का, ठीक है, तो उस चीज़ों का विकास होता रहता है। जैसे कि नियंत्रण रहती है, हम बोलते हैं ना नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल रेगुलेशन, तो वो चीज़ हमारे नियंत्रण में रहती है। अगर हम रूल रेगुलेशन छोड़ दें, नियमों को छोड़ दें, तो वो चीज़ निरंतर से बाहर निकल जाती है हमारे कंट्रोल से, ठीक है। तो वो इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे नियम दिए गए हैं। विरोधियों की एकता तथा संघर्ष का नियम, जो विरोधी है उनके अंदर एकता और संघर्ष का नियम क्या होता है। देखिए कभी भी किसी चीज़ का जब विकास होता है तो उससे संबंधित वैज्ञानिक और सब चीज़ों का विकास होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर द्वंद्ववादी दर्शन भी विकास करते हैं और संघर्ष भी उत्पन्न होता है। हम किसी भी चीज़ का जब विकास करेंगे तो वहाँ संघर्ष भी उत्पन्न होगा, ठीक है। और विज्ञान जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, उनका भी जो द्वंद्व होता है वहाँ पे द्वंद्ववादी जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें नियम लगना या नियम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्वंद्ववाद का नियम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रख पाएँ किसी के आगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अब यहाँ विरोधियों और अंतर विरोधियों के बारे में बताया गया। विरोधी जिससे कि हम कोई चीज़ से हम विरोध करते हैं, ठीक है। पर अंतर विरोधी का मतलब जो अंदरूनी हमारे अंदर संघर्ष चलता रहता है, या हमारी मतलब कि हमारे अंदर जो है वही है इसमें पूरा। तो आप इसको यहाँ से पोस्ट करके पढ़ लेना। वैसे इसमें बहुत टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ये तो आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें यूज़ भी करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम में। यहाँ पे आम बोल चाल वाली जो लैंग्वेज होती है वो कम से कम यूज़ होगी, क्योंकि कोई आम बोल चाल वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये सिद्धांत के ऊपर बात हो रही है, किसी के जो थ्योरी दी गई है उन्हों के ऊपर बात हो रही है इसमें। मात्रात्मक और गुणात्मक जो परिवर्तन का नियम दिया गया कि एक मात्रा और गुण में परिवर्तन होता रहता है, तो उनमें भी नियम होने चाहिए। किसी को हम ज़रूरत से ज़्यादा दे दें तो वो भी ठीक नहीं है। और जो गुण होते हैं, गुण सबका मतलब कि गुण सब में अलग अलग होते हैं, तो इन सब पे भी एक नियम होना चाहिए।
और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया गया है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और खाली ये एक ही पीडीएफ आपको नहीं करके जानी है, इसकी 3 पीडीएफ हैं, तो तीनों आपको करके जानी है। तो आप वीडियो में से ये तो देख सकते हैं, बाकी 2 पीडीएफ जो है ले सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई बुक या कुछ मटेरियल है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी GNU से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहुंच जाए। द्वंद्ववाद का जो तीसरा नियम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निषेध का है, यहाँ पे निषेध। और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपकी वीडियो बना रखी है, तो आप अगर चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट पे वीडियो आपको मिले तो आप मेरे को कमेंट कर देना, पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर देना। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर अवेलेबल हैं, प्लस सॉल्व्ड असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। देखिए सामाजिक तत्वों से जखाइम का क्या तात्पर्य है। जखाइमन जो है एक अपने मतलब कि उन्होंने इस पे सामाजिक के ऊपर बात बोली है, समाजशास्त्र के ऊपर। तो वो इसमें देखते हैं सोशल फैक्ट पूछे गए हैं इसमें कि जो समाज में सोशल फैक्ट होते हैं हमारे, उसके बारे में बताने हैं। तो उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर बोले, ये 4 चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बुक्स हैं जो वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि जो सामाजिक संरचना है ये हमेशा परिवर्तनशील रहती है, परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर जो भी बंधन होते हैं, जो भी सब चीज़ होती है वो बदलती रहती है। और इन्होंने 4 बुकें लिखी हैं, उसके अंदर उन्होंने बताया है। बाकी आपको आगे बताएंगे कि बुकों के अंदर क्या क्या बताया गया उन्होंने, तो आपको बुकों का नाम याद होना ज़रूरी है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने ऐसे ढंग है जिसमें व्यक्तिगत चेतना के अस्तित्व बनाए रखने की अलग विशेषता होती है। वो सामाजिक फैक्ट होते हैं, उनका जो कार्य है उन्हें सोचना, अनुभव करना, ठीक है। और व्यक्तिगत जो चेतना है, हमारा जो व्यक्तिगत चेतना होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, हमारा जो अस्तित्व है, ये इसको उल्लेख करते हैं, इसकी विशेषता देता है जो समाज है हमारा। आपको पता होगा सोसाइटी के बारे में इसमें बताया गया है कि सोसाइटी के अंदर हम किस प्रकार से रहते हैं, या फिर सोसाइटी के अंदर हमारा अस्तित्व क्या है, सोसाइटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हम सोसाइटी के ऊपर पहली बात तो डिपेंड होते हैं, उनसे हमारे स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप यहाँ से इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। फिर विशेषता भी बताई गई है पॉइंट में, तो वो भी देख लेते हैं हम। वो जो फैक्ट होते हैं उसमें सत्यता अवश्य होती है, मतलब सत्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं वो रियल होते हैं, ट्रू होते हैं। जो भी फैक्ट होते हैं उसको आप हमेशा उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अवलोकन या फिर उसको अवलोकन या हटा नहीं सकते। जो फैक्ट होते हैं मतलब उसको नकार नहीं सकते फैक्ट को। जो फैक्ट होते हैं वो एक घटित होते हैं, ऐसा नहीं कि फैक्ट आपने बताया कि ये किसी चीज़ का फैक्ट है तो वो ऐसे ही बता रहे हैं हवा में, वो रियल होते हैं, वो प्रैक्टिकली या घटित होते हैं, तभी उसको फैक्ट के रूप में माना जाता है। जब न्यूटन ने जो उसका गुरुत्वाकर्षण का जो वो दिया है नियम, तो वो फैक्ट है, उन्होंने देखा है, घटित हुआ है, तभी उन्होंने नियम दिया है ना। जो तथ्य है उनके अंदर सभी जो बातें हैं, सभी वस्तुएं उसके अंदर आती हैं। और भी तो ये जितने भी पॉइंट हैं आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से कम में आने वाली विधेय तत्व अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण होती है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो भी अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके काम में जो भी दृष्टिकोण होते हैं,
या फिर जो भी उनके फैक्ट काम में आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बताया कि वैज्ञानिक बहुत सारे अध्ययन करते हैं या फिर बहुत सारे रिसर्च करते हैं, तो वो जो जो भी चीज़ों को काम में लाते हैं या जो भी फैक्ट को अपने काम में लाते हैं वो महत्वपूर्ण कहलाते हैं। तो इन्हों को पॉज करके पढ़ लेना बहुत इजी है, टफ नहीं है। यहाँ वेबर के जो धर्म, नैतिक और पूंजीवाद प्रकृति के बीच में संबंध या उनके बताने हैं उसके बारे में कि वेबर ने कैल्विन धर्म के नैतिक और पूंजीवाद प्रकृति के बीच संबंध बताने के लिए आदर्श प्रारूप की धारणा का किस तरह उपयोग किया। तो मैक्स वेबर आपने सुना होगा, उनके बारे में पूछा गया है, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने धर्म और नैतिक के ऊपर क्या बातें बताई हैं। देखिए इन्होंने धर्म और पूंजीवाद के जो अध्ययन है या इसके बारे में पता करने के लिए उन्होंने दो आदर्श और प्रारूप को चुना है। दो कौन से? आधुनिक पूंजीवाद में विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है। आधुनिक पूंजीवाद आज के टाइम का जो पूंजीवाद है, आधुनिक जो था, उनों के अंदर क्या था? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीज़ें आती थी। इन्हों को बड़े पैमाने पर इस पे विवेकपूर्ण या सोच समझ के इस पे काम किया गया और इन्हों के तत्वों को संगठित किया गया। और जो निजी संपत्ति होती है, पहले तो पूंजीवाद के ऊपर ही बता रहे हैं, तो आपको पूंजीवाद पता होगा। आधुनिक युग में पूंजीवाद क्या होता है? उद्योग होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर निजी संपत्ति संपूर्ण अवस्था सर्वप्रथम अंग होता है। जो हमारी निजी संपत्ति होती है वो सबसे पहला इसमें आता है। और जो उत्पादन होता है उसमें बड़ी बड़ी जो मिल होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, मशीन होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और श्रम विभाजन भी इसमें बताया गया कि अधिक बल दिया जाता है, कि श्रम विभाजन पे विशेषकर इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इनों का श्रम विभाजन के ऊपर बल देने का सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होता है? मोटिव, कि ये अधिक से अधिक लाभ कमा सके, कि श्रम को विभाजित कर देते, कार्य को जो वर्क होता है उसको विभाजित कर देते हैं ना, कि ये काम ये इंसान करेंगे और जिसकी आपका पैसों का ये सब काम सीए करेगा, ठीक है, और जो हार्ड फिजिकली काम है वो ये मजदूर करेंगे। तो इसको बांट देते हैं ताकि जो काम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और धन को अर्जित कर सके। तो पूंजी के बारे में इसमें अभी सारी बात हो रही है, तो ये तो आप इजीली पढ़ लोगे कि पूंजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो पूंजीवाद हैं, ठीक है। इसमें आत्मविश्वास, कार्यप्रद व्यवस्था, इसमें आत्मविश्वास पूरी तरीके से होना चाहिए अपने व्यवसाय में, ठीक है, निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप अपने काम को अच्छा बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और जो भी वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं उनसे भी अच्छे से कार्यकुशल तरीके से काम उन्हों को भी करना चाहिए, करवाना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त हो सके। और होता है धन से धन कमाया जाता है। इन्हों के अंदर ये बताया गया ईमानदारी होनी चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा गोल, अच्छे आइडिया, ये सब होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने धन को और ज़्यादा कमा सकते हैं। अब इसमें नियम दिए गए हैं, कुछ बताए गए हैं कि इसके क्या वो हैं, तो आप इन्हों को पूर्ण पॉज करके पढ़ लेना। ये होता है पहला नियम इसका ये है, फिर पहला उद्देश्य कि काम करना ही सबसे बड़ा गुण है। ये नहीं कि आप खाली सोच रहे हैं बैठे हुए, काम करेंगे, यही सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा गुण माना जाता है। आप कुछ काम करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, बैठे बैठे सोचेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और अच्छी आदतें, अच्छे और बुरे ज्ञान के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। सब कुछ इसमें इजी सा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि छोटी मोटी जब ठोकरें पड़ती हैं या फिर आप किसी में विफल होते हैं तो ही आपको फल बाद में मिलता है। क्योंकि हम एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं? बहुत सारे ठोकरें जब हमें मिलते हैं, फिर बहुत सारे रिजेक्शन हमें मिलते हैं, तब हम एक्सपीरियंस वाले बनते हैं। हम जब तक उन चीज़ों का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसे भी होती है वो चीज़। तो वो सब चीज़ है इसमें। अब प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में इसमें बताया गया कि दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, तो ये आप यहाँ से भी पढ़ लेना कि पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई है, ठीक है। पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई है जो प्रोटेस्टेंट धर्म है।
तो आप इसको यहाँ से पोस्ट करके पढ़ लेना, इजी है। अब इसके तीसरे जो है वो बताया गया है इसमें। तो आप सारे क्वेश्चन तो करके जाना, प्लस और भी जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास वो भी आप कर लेना। और देखिए स्टूडेंट, पीडीएफ के कुछ चार्जेस हैं, ये मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं मेरे पास इतने सारे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ चार्जेस है, तभी आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मेरे पास, तो मैं उन सब का आंसर नहीं दे पाती हूँ फिर। और आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इग्नू की न्यू नोटिफिकेशन है तो आप अगर उनसे जुड़े रहेंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, तो क्या होगा कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। क्योंकि इग्नू की तरफ से पर्सनली किसी के पास कोई ईमेल नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मैम हमारे पास तो कोई ईमेल या कुछ आया ही नहीं एग्ज़ाम के रिलेटेड, हॉल टिकट के रिलेटेड, असाइनमेंट के रिलेटेड, तो वो नहीं करते हैं। वो सबको पर्सनली कैसे करेंगे, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको खुद सर्च करना पड़ता है इग्नू की साइड पे जाके। बट आप ना सर्च कर ले तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास खुद ही आ जाएगी। क्योंकि मैं तो सर्च करती रहती हूँ डेली, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं देखती रहती हूँ, तो वो आप तक भी पहुँच जाएगी। अब जो मैक्स वेबर है उनके द्वारा पूंजीवाद का विकास और मार्क्स के दृष्टिकोण किस तरह अलग अलग है। देखिए मैक्स वेबर ने पूंजीवाद पे बात की है और मार्क्स वेबर ने भी पूंजीवाद पे बात की है। सॉरी, कार्ल मार्क्स ने और मार्क्स वेबर दोनों अलग अलग नाम हैं, दोनों अलग अलग फिलोसोफर हैं। तो उन्होंने जो पूंजीवाद पे बात की है वो किस तरीके से अलग है वो बतानी है। अभी हमने दोनों के पूंजीवाद के एक ही के बारे में पढ़ा। अभी तो हमने जो वेबर हैं कि वो बोलते हैं कि हमको अच्छे से काम करना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, तो हम पूंजी को बढ़ाते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो बोलते हैं। पर जो कार्ल मार्क्स है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो तो पूंजीवाद को पसंद ही नहीं करते, जो ये चीज़ होती है इनको पसंद नहीं करते, नकारते हैं। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बट कुछ और लिखे कि जो वेबर की पूंजीवाद परिभाषा है और जो मार्क्स की से भिन्न नहीं थी। इसी संदर्भ में वेबर ने कहा है कि पूंजीवाद की व्याख्या के उद्यम बुनियादी इकाई है। तो इसलिए जो वेबर है वो कहते हैं कि पूंजीवाद उद्यम की बुनियादी इकाई है। जो भी हम उद्यम मीन्स होते जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसकी एक बुनियादी इकाई होती है पूंजीवाद। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? बाजार में जो आदान प्रदान होता है, जो भी लेन देन होता है बाजार में, वो सबसे जो धन हमारे पास आता है, मुनाफा जो हमारे पास आता है, वही पूंजीवाद, उसको हम पूंजी बोल सकते हैं। अपनी पूंजी किसको बोलेंगे? जो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। और पूंजीवाद जो हम लेन देन करते हैं, पैसा जो लोगों के पास जाता है, वो पूंजीवाद हो गया। और पूंजीवाद संगठन की स्थापना क्यों हुई थी? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। अभी मार्क्स वेबर के बारे में ही बताया जा रहा है पूरा इसमें, कि वो पूंजीवाद के ऊपर बता रहे हैं, पैसों के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस लिए इसकी स्थापना हुई। पश्चिमी समाज से हुई थी, तब ये यहाँ पे आया। आपको पता है ना, पश्चिमी समाज में ही पूंजीवाद आया था, पहले यहाँ पे नहीं था हमारे भारत में। तो वहीं से ही इस सब की पूरी एक वो आई है। और पूंजीवाद के आने से हुआ भी क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें नहीं है ये और बाकी जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें देखने को मिलता है, गांधी जी के विचार में भी देखने को मिलता है। हम मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसके वेबर के बारे में तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है कि वो क्या सोचते हैं पूंजीवाद के बारे में। तो ये तो आप ऊपर का ही पढ़ लोगे और इसमें भी पढ़ लेना, क्योंकि सेम है थोड़ा, दोनों थोड़ा डिफरेंट होगा। मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, वो समाज के अंदर आमूल परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन की ही इसमें बात करते हैं समाज के अंदर। इसलिए उन्होंने मानव विकास के लिए व्यापक सिद्धांत प्रतिपादन किया है कि उनके अनुसार समाज में भौतिक ढांचा
मौजूद होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि समाज में एक भौतिक ढांचा, एक जो भौतिक रूप से ढांचा होता है वो होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे गरीबी अमीरी इन सब के बीचों में अंतर नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है, वो कहते हैं समाज के अंदर जो हम इंसान होते हैं वो निश्चित रूप से हम अपने संबंध तो बनाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ भाईचारा ये सब चीज़ें रहती हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र भी है। उन जो उत्पादन करता है मनुष्य, उसके संबंध में उसकी भौतिक शक्तियों का विकास होता है। जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं संबंध में या फिर जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी भौतिक जो शक्ति होती है, हमारी जो शक्ति अंदरूनी शक्ति या भौतिक रूप से बाहर के रूप से इसमें विकास होता है। और इसी से ही जो समाज है उसका आर्थिक ढांचा बनता है। मतलब कि आप तो एक संबंध जो होते हैं और जो उत्पादन होते हैं इन दोनों को मिला के हमारा समाज का आर्थिक ढांचा या आर्थिक रूप से पूरा बनता है। और बोले इन सब से होता क्या है, असली में होता क्या है कि वैधानिक और जो राजनीतिक ऊपरी ढांचे हैं जो वो विकास होता है, उनका विकास होता है उसमें। और जो हमारे भौतिक जीवन में जो रीति रिवाज होते हैं, जीवन जीने की पूरा जो प्रक्रिया होते हैं, सामाजिक राजनीतिक आध्यात्मिक, ये सब चीज़ों में भी विकास होता है, तो धीरे धीरे निरंतर ये भी बढ़ती जाती है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि सामाजिक क्रांति के युग में ये चेंज हो जाता है। देखिए जो ये है ना कार्ल मार्क्स है, ये सबको समान रहने की बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये पैसों पे तो इतना कोई वो नहीं है, पर ये ऐसे बोलते हैं कि जो आपका समाज है वो समान होना चाहिए, कि कोई ज़्यादा अमीर कोई गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक दूसरे पे डिपेंड तो होते हैं पर सब समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े लोग अमीर लोग मज़दूर लोग पे अपना कब्जा करें या फिर उनको दबाएं। क्योंकि इनका कहना है कि जो अमीर लोग हैं वो तो कम संख्या में और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो पूरे गरीब वर्ग है वो पूरा अमीर वर्ग पे हावी हो जाएगा और उसको उखाड़ फेंकेगा। ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो इसलिए पूंजी जो अमीरी होती है, ये कुछ लोग अमीर हैं उस पे ये बहुत विरोध करते हैं। और जो श्रम विभाजन होता है, जो ज़्यादा शोषण किया जाता है दास का, उसके ऊपर भी ये बहुत विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा समाज जो है वर्गहीन होना चाहिए, राज्यहीन होना चाहिए। कि ये नहीं कि जो समाज और राज्यों में बटा हुआ है छोटे छोटे, कि यहाँ अमीर हैं यहाँ गरीब हैं, ये इसका राज्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक समान होना चाहिए। इनका कहने का मतलब यही है बस। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो पैसा है जो पूंजी है वो होनी चाहिए खाली अपने विकास के लिए, बाकी वैसे नहीं होनी चाहिए कि पूरे सब में ही मतलब कि वो कर दे, अलग अलग कर दे सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखाई मन के अनुसार समाज को क्यों पूजा जाता है, मतलब समाज की क्यों पूजा होती है उनके बारे में बताना है। क्योंकि समाज के अंदर क्या होता है, धर्म होता है, प्रकृति होती है, सब चीज़ की मतलब उत्पन्न होते हैं सब चीज़। और इंसान का विकास होता है इसमें, सूक्ष्म जीव से एक बड़ा जीव पूरा बनता है, ठीक है। धर्म के संबंधित सिद्धांत दिए जाते हैं। वे समाज को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। क्यों पूजा जाता है, क्योंकि ये अच्छा मानते हैं समाज को। उसमें बोलता है कि समाज में वास्तविक रूप से देवता की संज्ञा दी गई है, देवता मानते हैं समाज को। तो इन्हों के अच्छाई लिखनी है आपको, बस समाज के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है। तो वही ये सब कहते हैं कि समाज नहीं होता तो हम भी नहीं होते। समाज में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं लोग, ठीक है, अपना विकास करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसको बाकी पोस्ट करके पढ़ लेना। और समाज के अंदर हम एक नियंत्रित में रहते हैं। ये नहीं कि हम जो भी करना चाहे वही अपने किसी के भय से, ऐसे नहीं। हम नियंत्रण में रहते हैं क्योंकि हमें फिर समाज के बारे में उसका जो हम सोचते हैं कि वो उसका डर रहता है, नियंत्रण रहता है। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। इसी में धर्म की उत्पत्ति होती है।
हम अपने देवताओं या फिर इन सब चीज़ों को मानते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ इसमें है। और ये लिखा गया है कि पवित्र है, और जो भी है सब चीज़ें आप इसमें पोस्ट करके पढ़ लेना। और देखिए आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अलगाव की अवधारणा क्या होती है, अलगाव के बारे में बताना है। ये बता रहे आर्थिक रूप से, आर्थिक नियम से देखिए तो मजदूर का अलगाव क्या होता है कि वो जितना ही अधिक उत्पादन करता है उसके पास उतना ही अधिक उपभोग उपभोग करने के लिए उतना ही कम होता है। अलगाव मतलब कि हम अपोजिट चीज़ बोल सकते हैं, उसकी अपोजिट चीज़। जैसे कि मैं जितना ही ज़्यादा मजदूरी करूँ बट मेरे पास उतना ही कम खाने को है। हम जबकि काम तो बहुत ज़्यादा करें पर खाने को बहुत कम है। ऐसे ही हम देखें कि जो ऊंचे पद पे बैठे होते हैं उनके पास काम बहुत कम होता है, काम कुछ ज़्यादा नहीं होता पर उनको उतना ही ज़्यादा सब चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं। ये अलगाव इसमें बताए गए हैं। जैसे कि इसमें बताया कि जो कम लोग समझिए, अमीर लोग जो हैं अगर वो वो जितना ही उत्पादन करते हैं, मजदूर समझिए, मजदूर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया बट उनके पास बहुत कम आया चीज़ें। अपोजिट अलगाव, जिसकी मेरा अपोजिट, जो मैं काम करूँ उसका अपोजिट जो मेरे साथ हो रहा है, अलगाव समझ लीजिए ऐसे। वो जितना अधिक श्रम करेंगे उतना ही वो उनको चीज़ें कम मिलने लग जाएंगी। श्रम जितना अधिक होगा या जितना शक्तिशाली होगा, मजदूरों के पास उतनी ही कम शक्ति होगी। इसमें मजदूरों के ऊपर ज़्यादा बातें बताई गई हैं और दास के ऊपर बताई गई हैं कि दास आपको पता होगा कि जो मजदूरों को दास बना ले जाता है, जो मजदूर होते हैं या फिर जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको मजदूर बना के उनके शोषण किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं और बहुत इजी ढंग से इसमें समझाया गया है चीज़ों को। जैसे कि ऐसे भी आप देख सकते हैं, मज़दूर किसी अच्छे मैं किसी का एग्जांपल देती हूँ, कोई मेड होती है काम करने वाली, वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में काम करने जाती है, ठीक है, बट वो रहती किस में है, झोपड़ी में रहती है। तो ये अपोजिट हो गया ना इसका। हम बड़ी बड़ी मशीनों में काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं बट हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वो है इसमें। और मज़दूरों के लिए बोला जाता है मंद बुद्धि है, इनों के पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख हैं, ये सब चीज़ें इनों के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेना। अलगाव की नीति या अलगाव, ये इम्पॉर्टेंट है, अलगाव के ऊपर आता है आपका। अलगाव का मतलब इसमें टिपिकल ये है कि किसी चीज़ को अलग करना या फिर अलग कर देना या फिर भेद करना, ये अलगाव है इसके अंदर, इसका मतलब। तो आप यहाँ से इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पूरी पीडीएफ में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको समझ जाओगे पढ़ के, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दिया है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि होता क्या है अलगाव। अलगाव की नीति सुनी होगी आपने, अलग करने की नीति, किसी चीज़ को अलग कर देना अलगाव कहलाते हैं। बट इसमें भी वही मतलब है कि अलग थलग कर देना या फिर अभी मैंने एक को मतलब बताया था वो है इसका। समाज पर जो मार्क्स और वेबर के जो विचार हैं उसके बारे में बताना है। 3 के विचार पूछे गए हैं, मार्क्स, वेबर और दुखाई
दरखाइम जो है उनके बारे में। तो दरखाइम के समाज के ऊपर तो पढ़ लिए थे, उन्होंने बताया था कि समाज अच्छा होता है, ये होता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब मार्क्स और इन्हों के बारे में पढ़ना है। मार्क्स जो है वो तो समाज को वो चाहते हैं कि बिना ऐसा समाज हो जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, सब एक समान हो। ठीक है, मैक्स वेबर का इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि वो क्या क्या इसमें बता रहे हैं। जो मार्क्स और वेबर हैं इन दोनों के समान दृष्टिकोण है समाज के ऊपर। उनका कहना है कि समाज जो है एक सामूहिक सामाजिक संस्थाएं हैं। एक हम सामूहिक रूप से रहते हैं, सामूहिक रूप से रहते हैं, उसको ही सामाजिक संस्था इन्होंने मानी है। और ये बताते हैं कि मान्यता मूल एवं सिद्धांत पर पारस्परिक संबंध करते हैं। इसमें हम एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध में रहते हैं, जो मान्यता है जो मूल है। ठीक है, उनके सिद्धांत बताए हैं। अब कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ डिटेल में बताएंगे कि वो क्या मानते हैं। 19वीं शताब्दी उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध विचारों में से एक था मैक्स वेबर। फिर उसके बारे में बताएंगे समाजशास्त्र में सबसे बड़े प्रभावशाली विद्वान हैं, दोनों के बारे में फिर इसमें बताया जा रहा है। आपने उनों के बारे में तो पढ़ लिया था, जो तीसरे इसमें जिसके बारे में पूछा, बट इन दोनों के बारे में सिमिलर ही है। ये ज़्यादा समाज को वो नहीं समझते कि देवता नहीं समझते इस समाज को, जैसे कि जो तीसरे वाले थे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो वो तो देवता पूजा ये सब चीज़ें बोल रहे हैं इसके अंदर, बट ये दोनों ऐसा नहीं मानते। ये बोलते हैं कि समाज में क्या होता है, मालिक मजदूरों पे अत्याचार करते हैं, मालिक मजदूरों में बंट जाते हैं। ठीक है, और इसमें रिश्तेदार होते हैं, शिक्षा होती है, आर्थिक चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें। मतलब इन्हों का कहने का मतलब समाज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर बटा होता है समाज। एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, दोनों बड़ा वर्ग जो अमीर वर्ग होता है छोटा, गरीब वर्ग ज़्यादा बड़ा, और वो उस पर शोषण करता है। उसमें शिक्षा संबंध ये सब लोग आते हैं, तो मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्हों का मानना है कि शोषण किया जाता है, विभाजन होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। परंतु जो तीसरे राइटर इसमें थे, तीसरे जो व्यक्ति थे जिनके मैंने पूछा गया ना, तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको अच्छा बताते हैं समाज को। उन्होंने कहने में क्या मतलब है कि ये भगवान है, देवता है, तो समाज की पूजा होनी चाहिए, इन्हों का ये कहने का मतलब था। तो आप इसको बाकी पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। समाज के अंदर क्या होता है, आर्थिक संगठन होते हैं उत्पादन के लिए, वैसे ही बटा भी होता है, जैसे कि जो उत्पादन करेगा वो उत्पादन वर्ग हो जाएगा, तो वो वैसे बढ़ जाएगा। जो उन सब का मालिक होगा अमीर वर्ग, वो अलग बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें ही होती हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, वो सब चीज़ें बताई गई जो नॉर्मली होती हैं। तो इसके अंदर रियल फैक्ट बताया गया जो है, ठीक है। उस वाले के अंदर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी गई थी, बट इसके अंदर नॉर्मल चीज़ जो होती भी है, भेदभाव ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं कि समाज पितृ सत्ता होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब सत्ता के 3 महत्वपूर्ण परिचय आपको देने। सत्ता की 3 चीज़ें क्या होती हैं, तो वैधानिक सत्ता जो होती है, लीगल अथॉरिटी, उसके बारे में बताया गया है, जो लीगली रूप से होती हैं। ठीक है, राज्य के अंदर एक कानून होते हैं, ठीक है, और कानून के साथ साथ उसके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नौकरशाही आपने पढ़ा होगा ना, बेबर का नौकरशाही, वही इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सरकारी सत्ता होती है, उसके अंदर सरकारी लोग काम करते हैं, अलग अलग पदों पे उनका वेतन रहता है, उन्हों के पद में उन्नति होती है, ये सब उन्हों के पास अधिकार होते हैं। तो ये है इसमें सब बेबर के जो नौकरशाही है उसके बारे में बताया गया है। और वो नौकरी पाने के लिए अलग अलग, देखिए आपने पढ़ाई अब यहाँ अभी के बारे में देखिए कि अभी क्या होता है, जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उनके पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ग में बटा होता है, ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। एक परंपरागत सत्ता होती है कि जिसमें परंपरागत पहले से जो चली आ रही है, ठीक है, इसमें ना ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते इसमें, जैसे कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो लंबे समय तक चली आ रही है, अस्तित्व में है पहले से ही। अब जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक पार्टी है, और पहले पार्टी में पहले कोई था, उसके अब बच्चे अब पार्टी में है, फिर उनके बच्चे प्रधान, फिर उनके, ऐसे परंपरागत सत्ता जो पहले से अब तक चली आ रही है, चेंज नहीं होती है, वो इसमें बता रही है। जो आसानी से हटते नहीं हैं सत्ता से, आसानी से वो हट नहीं सकते हैं।
वो ही इसमें बताई जा रही है। पितृ सत्ता जो होती है परिवार में, पितृ सत्ता आपको पता है ना कि पहले पिता होते हैं, फिर उनका लड़का होता है, फिर उनके लड़के होते हैं। तो ये पितृ सत्ता है कि पहले वो मुखिया होंगे, फिर उनके लड़के मुखिया, फिर उनके बेटे मुखिया, ऐसे। तो ये परंपरागत सत्ता है जो एकदम ही खराब लगती है मेरे के सभी के लिए ही खराब है, क्योंकि इसमें फिर वहाँ महिला का कोई रोल नहीं होता, उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। फिर करिश्माई होती है, एक करिश्माई सत्ता क्या होती है कि जैसे कोई नेता आया ऐसा कि उसने सबको मंत्र मुक्त कर लिया, ठीक है, उसके इतने अच्छे गुण थे कि सब उसके फिर बात मानने लगे, वो सत्ता में आ गए, करिश्माई सत्ता होती है। जैसे कि अभी का एग्जांपल दूँ कि आपकी पार्टी देखिए, दिल्ली में अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते तो आपको पता होगा आपकी पार्टी है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की। तो वो पहले से नहीं थे, वो एकदम से आए सत्ता में और यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो इसको भी आप बोल सकते हैं करिश्माई सत्ता, बट ये मैं ऐसे ही आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे कोई बहुत वो करिश्माई टाइप के नहीं है, ठीक है। बट एक बात बता रही हूँ, ऐसे ही अब मोदी जी थे, तो मोदी जी की जो पार्टी थी पहले, इससे पहले कांग्रेस की पार्टी थी, बट मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उसमें थे, चुनाव की वो बनेंगे प्रधानमंत्री, तो वो आए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो करिश्माई सत्ता इसको बोल सकते हैं, नेहरू जी के टाइम पे ऐसा था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सत्ता आते हैं जो चार्मिंग होते हैं, जो लोगों को अपने मंत्र मुक्त कर लेते हैं, ठीक है, उन्हों की बातें लोग मानते हैं, तो वो करिश्माई सत्ता हो गई। 3 तरीके की सत्ता पढ़ ली ना, एक तो कानूनी रूप से जो होती हैं जिसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, एक परंपरागत रूप से जो पहले से चली आ रही है, और एक करिश्माई जो एकदम से कोई नया व्यक्ति आता है वो आ रही, ठीक है। वर्ण निर्धारण के आधार आपको बताने हैं इसमें। वर्ग निर्धारण, वर्ग निर्धारण आप वर्ग से ही समझ रहेंगे। वर्ग को निर्धारण करना, जो भी वर्ग है उनको कैसे हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव रूप से, एक वस्तुनिक रूप से हम अलग कर सकते हैं उसको, जैसे कि वो क्या उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, कौन सा वर्ग है, उसका स्वामी कौन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रूप से वस्तु कि वो जैसे कि मैंने बताया कि अब एक सुनार है, वो गोल्ड बनाता है तो उसको सुनार बोल दिया, उसका वर्ण अलग कर देना और अमीर वर्ग में भी चल गया। ऐसे ही कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो इसका मतलब कुछ बना रहे हैं, तो फैक्ट्री का मालिक है, अमीर वर्ग में चल गया। और एक श्रमिक वर्ग है जो मजदूरी कर रहे हैं, किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं, तो वो मजदूर वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, उसको अलग कर दिया। मतलब कि ऑब्जेक्टिव रूप से वो क्या काम कर रहे हैं जो दिख रहे हैं उसके रूप से उनको अलग कर दिया। फिर एक सब्जेक्टिव रूप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैटेगरी किससे निर्धारित होती है कि उनके मान सम्मान, इसमें मान लीजिए सदस्य जो है उनके पास जो संसाधन है, ठीक है, उन्हों के ऊपर इन्हों को अलग कर दिया जाता है। वो कितने जागरूक हैं, कितने नहीं हैं, उनके अंदर क्या चेतना है, मतलब कि इंटरनली आप समझ सकते हैं कि बुद्धिमान है नहीं है, वो सब चीज़ से उन्हों को अलग कर देना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो हमने क पार्ट पढ़ा था, उसका आंसर हो गया, ये ख पार्ट है, डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रार्थनोन्मुख आत्महत्या, इसके बारे में हम देखते हैं। परार्थवादी आत्महत्या, इसमें क्या होता है, अहिंसावादी लोग होते हैं, नहीं, इसमें अहिंसावादी का विपरीत चीज़ें होती है इसमें, कि जैसे कि एक अहिंसावादी होते हैं, एक अहिंसावादी होते हैं, तो वो होते हैं इसमें। इसमें बोल रहे कि आत्महत्याएं जो बता रहे हैं ये, इसमें है कि जो समाज है उसमें एकता तो होती है, सब चीज़ें होती है, पर वहाँ पे जो व्यक्तिगत कोई मूल्य नहीं होता, व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पाई जाएंगी कि एक दूसरे में एकता है, भाईचारा है सबको, पर व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है वहाँ पे। कोई गरीब व्यक्ति तो वहाँ उसका कोई मूल्य नहीं होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं।
और यहाँ पे ये भी है कि जो व्यक्ति है वो अपने स्वतंत्र रूप से सोच समझ कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, और वहीं पर ही फिर उससे बलिदान भी मांगे जाते हैं कि अब आप इतने, जब आप सब चीज़ कर सकते हो तो आप बलिदान भी दिए, ठीक है। तो वही उसको आत्महत्या की संज्ञा में रखा गया है। जैसे कि अब चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, और भगत सिंह, और फिर इन्हों की आत्महत्या, इन्होंने खुद को ही अपना मतलब कि मौत के घाट उतार दिया। फिर ये जब छोटे थे तभी इन्हों की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी टाइप, स्वतंत्रता सेनानी ही थे। ये चाहते थे देश आज़ाद हो, ठीक है। इन्हों की अच्छी सोच थी, एकता थी, सब था, बट इन्हों को फांसी दे दी गई थी। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। उसी प्रकार से बता रहे, जब वृद्ध अवस्था में प्रारंभ होता है तो उसमें आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उन्हों को कोई देखभाल करने वाला है। फिर जो सेना होते हैं, सैनिक जो होते हैं, जब वृद्ध अवस्था में होते हैं तो उन्हों को लगता है कि हम मर जाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि फिर वो देश के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, उन्हों को लगता है कि हमारे लिए आत्महत्या समान है, क्योंकि फिर हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। उन्हों की फिर इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, पहले ज़्यादा थी फिर बाद में कम हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इनका ये नहीं है कि आत्महत्या कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि उन्हों की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो ऐसा माना गया है। अब जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं, सती प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी मतलब कि मार दिया जाता है या जलाकर कर दिया जाता था, वो उनकी आत्महत्या हो गई। जबकि स्त्रियों को सम्मान तो देते थे, पर ऐसे नहीं, अगर पति मरा है तो आप भी मरो, ठीक है। तो ये वाली बातें इसमें है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, इंसान की, किसी को भी किसी के साथ, वो वाली चीज़ें हैं इसमें। यहाँ तक एकात्मक जो है, एकात्मकता, इसके में अंतर बताना है। जो सव्यावी होते हैं और एक यांत्रिक जो होते हैं, इनों के बारे में अंतर। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो यांत्रिक एकता होती है, व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थता के समाज से सीधा जोड़ देते हैं। मतलब कोई बीच में चीज़ नहीं होती है, कोई बीच में कनेक्टर नहीं होता, तब भी वो समाज को सीधा व्यक्ति से जोड़ देती है। परंतु स्वाम इसमें क्या होता है सेकंड वाले में, कि इसमें कोई पारस्परिक संबंध होना चाहिए, तभी आप समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे। मतलब पहले वाले में कोई हमें साधन नहीं चाहिए जुड़ने के लिए, बट सेकंड वाले में हमें साधन चाहिए, ये मतलब है इसका। जो यांत्रिक एकता है वो सामाजिक समूह को प्रकट करती है, जो हमारा सामाजिक समूह है, ठीक है, हमारा जो समूह है समाज का, उसको प्रकट करती है। इसका मतलब ये भी कि जो सामाजिक भावनाएं होती है, विश्वास होती है, इन्हों को प्रकट करती हैं। बट इसमें दूसरे वाले में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एकता के कार्य में भिन्नता और विश्लेषीकरण पाया जाता है, कि आपकी जो एकता, उसके अंदर भिन्न भिन्न चीज़ें होंगी अलग अलग, और उसकी अलग अलग विशेषता होंगी। तो मतलब यही है कि जो यांत्रिक है उसमें आप बिना किसी माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जो समाज है, आप समाज है हमारा पूरा, तो हमारे बीच में कोई एक माध्यम नहीं चाहिए कि हमको एक दूसरे से जुड़ने के, हम समाज है, एक साथ रह रहे हैं, समाज है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कहते हैं, अब हमारी भावना भी होती है, विश्वास भी होता है, बट इसमें अलग होता है। स्वावयावी में डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपको मेन कोई माध्यम चाहिए, तभी आप जुड़ सकेंगे। तो यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं। यांत्रिक एकता के आधार समाज में व्यापक समानता है, ठीक है। इसमें एक समानता होती है यांत्रिक में, बट दूसरे वाले में क्या होता है, समानता तो होती है, परंतु यहाँ पे विभाजन भी होता है, श्रम विभाजन। श्रम मतलब कि जो भी आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग विभाजन होते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यांत्रिक में कोई दमनकारी कानून,
ऊपर वाले में फिर यांत्रिक में नेगेटिव ये है कि एक दमनकारी कानून होता है। इसमें कानून जो होते हैं अच्छे से लागू नहीं होते, दमनकारी शोषण करने वाले होते हैं। परंतु दूसरे वाले में ऐसा नहीं होता, ये प्रतिकारी कानून होते हैं। इसमें ठीक रहता है, ऐसे नहीं कि सबके लिए अलग अलग है या फिर भेदभाव, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं। बाकी आप इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ लेना इसमें, क्योंकि पॉइंट है। आप इसमें से सारे पॉइंट मत पढ़ना, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। जैसे कि अगर समझिए 10-12 पॉइंट है तो आप इसमें से 8-9 पॉइंट कर सकते हैं, और जो इजी लगे वही वाले आप इसमें से कर लेना, जो इजी लैंग्वेज में, और जो आपको इजीली समझ आ रहे हो। वैसे तो इसमें ज़्यादा पॉइंट हैं, आप कम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, 10 तक कर लेना। अगर इसमें 17-18 पॉइंट है तो आप इसको 10 तक कर लेना। आदर्श प्रारूप क्या होता है वो बताना है इसमें। इन्होंने मैक्स वेबर है, उन्होंने इसके ऊपर बात कही है। जो मैक्स वेबर थे, वो वेबर के समय में जर्मनी में यह विचारधारा अत्यंत प्रचलित थी। जो आदर्श है वो मैक्स वेबर के टाइम पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा फेमस थी। आदर्श प्रारूप, आदर्श मतलब ये कि आप अच्छे आदर्शवादी इंसान हो, अच्छा काम करें, अच्छे समाज में रहें, समाज को अच्छी तरीके से रखें, वहाँ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें हैं। और जो हमारे विचार है उसमें किसी प्रकार का खंडन, हमारे विचारों में खंडन करती है, मतलब उसको बांटती है, और एक नए और अच्छे जो अध्ययन है उसमें सहायक करती है। ये एक तर्क संगत तरीके से बात होती है, लॉजिकली, और जो घटना होती है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझा जाता है, यानी कि हवा में बातें नहीं होती इसमें। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी आप यहाँ से कर लेना पॉज करके। इसमें 3 मुख्य विशेषता बताई गई आदर्श प्रारूप का। निर्माणकर्ता की क्रिया में इच्छित अर्थ जो निर्माण है इसमें क्या होता है, जो भी काम करने वाला है उसकी इच्छा के अनुसार में ही किया जाता है। तो ये यहीं इसकी जो आंसर है वो यहीं ख़त्म हो गया है, और इसमें कुछ मिसिंग भी है यहाँ बीच में, तो कोई नहीं, इस आप यहीं तक इसको कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसकी और भी PDF दूँ तो अगर आप वो लेना चाहते हो उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट उसके कुछ चार्जेस हैं। और आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप और वीडियो चाहते हैं और सब्जेक्ट के ऊपर तो मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर पता रहता है स्टूडेंट का कौन सा एग्ज़ाम है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।